Hello everyone. So from today I'll be teaching you science and technology part 2, okay? So the very first chapter is about heredity and evolution, okay? So in the last year we generally studied about the introduction part of heredity, okay? And this year we are going to study in more detail about heredity and evolution, okay? So ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सिंस इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. ये इजी चैप्टर भी है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है? सो लास्ट ईयर भी आप लोगों ने इस चैप्टर का थोड़ा बहुत डिटेल में जानने की कोशिश की थी, ठीक है. कुछ तो अलग अलग चीज़ें हम लोग देखे थे विच वाज अबाउट डीएनए, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है. सो ये सब चीज़ें हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखा है, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है. जो भी 9th स्टैंडर्ड में किया, ठीक है, तो सेम चीज़ थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम लोग, ठीक है. सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी. ओके, हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है? सो इसका डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोग को पता है, ठीक है, बट देन ऑल्सो आई लेट यू नो वंस मोर, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. What is heredity? Okay, so heredity is nothing but transfer of physical and mental characters from parents to offspring, or you may say progeny is called heredity. Okay, so it is basically transmission of characters. हमने last year भी पढ़ा था, ठीक है. एंड वो कैरेक्टर्स कौन होल्ड ऑन करके रखता है? तो देर आर समथिंग कॉल्ड जीन्स, ठीक है. सो जीन्स आर नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरी द कैरेक्टरिस्टिक मटीरियल्स फ्रॉम द पेरेंट्स, ओके. और ये किधर पास ऑन होता है? टू द प्रोजेनी और यू मे से ऑफस्प्रिंग, ठीक है. सो ये लास्ट ईयर में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था, ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है. और इस साल भी हम लोग क्या करने वाले हैं? सेम चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो सबसे पहले डेफिनेशन हेरिडिटी का क्या था? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स, ओके. इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. प्रोजेनी इज़ नथिंग बट ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं, ठीक है. ओके, प्रोजेनी इज़ नथिंग बट ऑफस्प्रिंग, ठीक है. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, इट इज़ नथिंग बट हेरिडिटी, राइट. सो हम सबको पता है हेरिडिटी में देर इज़ समथिंग कॉल्ड वेरिएशन. ये वेरिएशन होता है, ठीक है. ये मैंने एक्सप्लेन किया ही था, लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया था मे बी. अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो उसका अगेन नया वीडियो बनेगा, ठीक है. सो वेरिएशन ये कैसे होता है? जैसे आप सिंपल सी लॉजिक है, अगर बोल सकते हो कि आपके जो जैसे मॉम डैड दिखते हैं सेम टू सेम तो आप नहीं हो, ठीक है. थोड़ा सा वेरिएशन है. तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमको एक चीज़ तो पता है कि वेरिएशन भी होता है, ठीक है. सो हेरिडिटी की वजह से भी वेरिएशन होता है, बराबर. सो इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, ठीक है. ओके, सो लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट थिंग. आगे का क्या है? व्हाट इज़ एवोल्यूशन, ठीक है. एवोल्यूशन क्या है? राइट, एवोल्यूशन. व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज़ नथिंग बट अ ग्रेजुअल चेंज, ओके. ये एक चेंज की बात करता है, ठीक है. टाइम टू टाइम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज होते हैं, दिस इज नथिंग बट एवोल्यूशन, ओके. सो एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, ओके. इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज occurring in living organism over a long duration, okay. जो भी एवोल्यूशन है इसको डिफाइन कैसे किया गया है? इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज occurring in living organism over a long duration, okay. so basically इमेज आप लोग देख सकते हो. so the very first organism, okay, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर हुआ था? so हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर, ठीक है, राइट. उसके बाद से एवोल्यूशन होते गया कि आज हम लोग जो भी है, ठीक है, आज हम लोग लैंड पे रहते हैं ना, ठीक है. सो उसके बाद क्या हुआ? चेंजेस चेंजेस चेंजेस. उसके बाद थोड़ा 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 चेंजेस होते गया, ठीक है. एंड नाउ आज हम लोग कितने डिफरेंट है, राइट. जो पहला ऑर्गेनिज्म था जो भी सी वाटर में बना था, दैट वाज बेसिकली अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एक सेल था उसमें, ठीक है. समवट कोई ऐसा मटेरियल आ गया जिसमें उसमें लाइफ आ गई,
ठीक है। सो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से यूनिसेलुलर बने, सिंपल चीज़ें बनने लगे, सिंपल कंपाउंड्स बनने लगा, उसके बाद से थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना, एंड कॉम्प्लेक्स से बनते बनते एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारे अगर हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से मिलके, दूसरा तीसरे से मिलके, एंड सो ऑन, जब वो ऐसे ऐसे मिलेंगे तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो द सेम थिंग हैपेंड, ओके, सेम चीज़ हुआ था एवोल्यूशन में भी। ठीक है, सेम चीज़ हुआ था, जो भी चेंजेस आने लगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सो इट इज़ बेसिकली कैन बी डिफाइंड एज एवोल्यूशन। ओके, आगे देखते हैं और क्या है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ओके, सो कौन था, किन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि हेरिडिटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किसने सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की, एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, सो सबसे पहले है जॉर्ज जोहन ग्रेगर मेंडल। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी लेक्चर्स में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, so in 1866, okay, he studied the patterns of heredity, right? So what he did was he studied different kinds of patterns, बहुत सारे patterns पढ़ा इन्होंने hereditary का। ठीक है, and उसको explain किया लोगों को। ठीक है, so इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, he is known as the father of genetics। okay, next one is Hugo de Vries। okay, so in 1901, okay, he studied the mutational theory। okay, he studied the mutational theory, another theory, ठीक है, which is related to hereditary and changes। okay, next was दो लोग थे, वॉल्टर एंड सटन, in 1902 observation of paired chromosomes, right? ये भी important है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, पैर क्रोमोसोम्स, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर पैर्ड क्रोमोसोम्स। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप लोग ने लास्ट ईयर देखा था, एक क्रोमोसोम कैसे होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, और दो आर्म रहते हैं उसके, राइट? बट क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं थे। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमको लगता था बेसिकली ऐसे हैं, बट क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं थे। तो कैसे थे क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स पैर्ड थे। दिस इज वन क्रोमोसोम, ओके, दिस इज वन क्रोमोसोम, बट दो क्रोमोसोम कैसे आएंगे, ऐसे कुछ, राइट? सो बेसिकली क्रोमोसोम्स कैसे थे, दे वर इन पैर्ड, ओके, पैरिंग में थे, दो क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, सो ये किन्होंने डिस्कवर किया, वॉल्टर एंड सटन, ओके, राइट? एंड ये ग्रास हॉपर के सेल में से इन्होंने डिस्कवर किया था, राइट? ठीक है, ये किससे डिस्कवर किया था, ग्रास हॉपर के सेल से। ओके, सो उसके बाद कौन आए? ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, ठीक है, एंड हेरिडिटरी एंड उससे चेंजेस से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा डिटेल्स में हमको एक्सप्लेन किया अबाउट हेरिडिटरी एंड इट्स चेंजेस। ओके, सो नेक्स्ट है एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्थी इन 1944। ओके, सो इनका डिस्कवरी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके, देखते हैं क्या था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल एक्सेप्ट वायरसेस। ओके, सो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दे हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल। डीएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल है, ऐसा बोला उन्होंने, एक्सेप्ट वायरसेस, सिर्फ वायरसेस को हटा दिया ना। वाई वायरसेस, क्यों ऐसा, क्यों उनके अंदर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है? सो इनका भी ऑब्जर्व किया गया, बहुत सारे और भी लोग आए, वॉटसन एंड क्रिक, या फिर उसके बाद भी और लोग आए जिन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ठीक है, कि वायरसेस इस ग्रुप में क्यों नहीं है, वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में क्यों नहीं है। दे आर एक्चुअली एट द एज ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, दे आर वेरी वेरी माइन्यूट, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, दे आर इन नैनोमीटर्स, राइट? सो जब वो इतने छोटे हैं तो क्या बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि दे आर एट द एज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट वॉज जैकब एंड मोनाल्ड। ओके, इन 1961 नाउ इन्होंने जो डिस्कवरी किया जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, ये बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, राइट?
प्रोटीन सिंथेसिस किसकी वजह से हो रहा था? डीएनए के वजह से हो रहा था। और इन्होंने कहाँ से पढ़ा? ये बैक्टीरियल सेल्स में से पढ़ा। सो दिस became very important for us to know कि how DNA is helping to make proteins, right? DNA से प्रोटीन कैसे बन जाता है, ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ठीक है? ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्या है जो हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग में दिया है, फर्स्ट पेज, विच इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ये तीन चीज़ है। उससे पहले एक चीज़ जानना पड़ेगा, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। ओके, सो बड़े बोल्ड में दिख रहा होगा आपको, डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन्स बनता है। सो दिस इज नथिंग बट सेंट्रल डोगमा। ओके, सो इट इज, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? It is the proteins in our body, okay, the proteins in our body are synthesized by DNA through the RNA, ठीक है? जो भी प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, वो डीएनए से ही बन रहा है। डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनेगा एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सो दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल डोगमा। ओके, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। ओके, साइंस में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होता है तो हर एक टर्म का प्रॉपर मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होगा किसी वर्ड का, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, ठीक है? सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो कि सबसे पहले आता है, विच इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो यहाँ पे बोल्ड में भी लिखा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। ओके, सो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जो भी है आरएनए बन रहा है डीएनए से, it can be defined as transcription. Okay, and one of the main thing about the transcription is it occurs in nucleus. ये कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है? So this word is also very very important, that it takes place or it occurs in nucleus. Okay, so transcription, just see यहाँ पर DNA है, ठीक है, ये DNA रहा। ओके, एंड हियर इज RNA polymerase. ओके, सो जब ये RNA polymerase DNA के एक स्ट्रैंड पे लग जाता है, ठीक है, तो वो एक से दूसरे तक मूव करेगा तो हमको क्या मिलता है? देखो यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है ऐसे, दिस इज mRNA. ओके, so this process is called as transcription. Okay, this process is called as transcription. Okay, next देखते हैं क्या है about protein synthesis. Next is about translation. Okay, so what is translation? Translation is the reading of triplet codes by ribosomes and synthesis of protein with the help of tRNA and rRNA is called translation. Okay, so it is also nothing but the synthesis of proteins with the help of tRNA and rRNA is called translation. Okay, so basically जो mRNA बना था उसके ऊपर क्या आते हैं पता है? ट्रांसफर RNA आते हैं, ठीक है, एंड वो आने के बाद क्या होता है? अलग अलग अमाइनो एसिड्स का एक एक चेन बनते जाता है, ठीक है, एंड दैट चेन कंप्रेस टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन, राइट? सो ये प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का। सबसे पहला हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एक और चीज़ जानना, दैट इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। ओके, अच्छा, अभी ये ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है? तो इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है इन ए सेल, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पर हो रहा है? जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो हो रहा है न्यूक्लियस में, और जो भी ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? mRNA बना। mRNA गोज आउट ऑफ द न्यूक्लियस to the cytoplasm and there takes place translation. Okay, right? So third चीज़ क्या है देखते हैं। Third is translocation. Okay, during this process the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. Okay, what is translocation? एक end से, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखो, the ribosome, okay, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA, जो भी mRNA हमारा बना था, it was somewhat like this. Okay,
ऐसे mRNA था, ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पर अपना राइबोसोम आया, सो इट मूव्स अकॉर्डिंगली, एक एंड से दूसरे एंड पे क्या होता है, वो मूव होता है, ठीक है। So this is nothing, the movement of ribosome, okay. So translocation can be defined as the movement of ribosome on mRNA from one end to another end, okay, ठीक है। So this process occurs in cytoplasm, the same चीज याद रखना, एक सबसे पहला प्रोसेस जो था which was transcription, that only takes place in the nucleus, okay. Translation and translocation takes place कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, राइट। ओके, सो लेट्स गो फर्दर, ओके। सो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बड़ा क्लियरली हो जाता है। सो ये दिख रहा है क्रोमोसोम आप लोग को। सो हमने अभी अर्लियर थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो पैड क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई थी वो सही था, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है इसमें 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, एंड दे बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर, राइट। और यही क्रोमोसोम में से ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये दिख रहे हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली नथिंग बट डीएनए, ओके। सो जो भी चेंजेस होता है डीएनए में, ठीक है, डीएनए की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस एंड सो ऑन, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत तो हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ठीक है, और बाकी सब इस बार में पढ़ना था, ओके। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट एवोल्यूशन, ओके। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन हमने ऑलरेडी देखा, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज occurring in living organism over a long duration of time, ठीक है। So this was basically the definition of evolution, okay. So the whole thing about evolution and the evidences of evolution we are going to discuss in our further videos, okay, right. So all you have to do is you have to remember what is transcription, what is translocation, and what is translation, plus you also have to remember where the transcription takes place, translocation and translation, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर होती है, you have to remember that, okay, right. So let's see you in the next lecture. Thank you for connecting with us, okay. Share with your friends, okay. Thank you.